नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुत। और ये डेडलॉक में ये दूसरा लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने डेडलॉक प्रॉब्लम क्या होती है, सिस्टम मॉडल और डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं, जिसे डेडलॉक करेक्टराइजेशन भी कहा जाता है, और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। डेडलॉक हैंडल करने के लिए क्या क्या मेथड है, जिसमें आता है डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए सेफ स्टेट क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद हमारे पास दो मेथड है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। एक होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और दूसरा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है, ये जब हमारे पास प्रत्येक जितने भी रिसोर्स है उसका केवल सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल होता है, तो उस सिचुएशन में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो हमें डेडलॉक अवॉइडेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसकी सहायता से हम डेडलॉक अवॉइडेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास जो रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, उस समय हमें बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आज जितना हो पाएगा वो हम आज इस लेक्चर में करेंगे, फिर वो जो पोर्शन बच जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं डेडलॉक हैंडलिंग के हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तीन तरीके से डेडलॉक को हैंडल किया जाता है। पहला है एंश्योर द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। सिस्टम जो है डेडलॉक में एंटर करे ही ना, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के थ्रू हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि सिस्टम कभी डेडलॉक स्टेज में एंटर करेगा ही नहीं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। तो दूसरे में है कि हम सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो डेडलॉक स्टेट में एंटर कर पाए और उसके बाद उसमें हम रिकवरी परफॉर्म करते हैं। अब तीसरा ये है कि इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर ऑकर इन द सिस्टम यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें ये कंसिडर ही नहीं किया जाता कि यहाँ डेडलॉक नाम से कुछ चीज़ें होती है, ये डेडलॉक ऑकर होता भी है ना। तो कई बार इसे ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम की तरह भी देखा जाता है। तो हम जो है, तो ये तीन तरीके होते हैं। पहला, डेडलॉक जो है वो ऑकर ही ना हो, दूसरा डेडलॉक ऑकर हो जाए तो उसे रिकवर करने का, और तीसरा हम ये कंसिडर कर लें कि डेडलॉक ऑकर होगा ही नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। तो यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन होता है रिस्ट्रेन द वे रिक्वेस्ट कैन बी मेड। तो डेडलॉक प्रिवेंशन जो स्कीम है, इसमें हम जो है जिस हिसाब से रिक्वेस्ट किया जाता है रिसोर्स के लिए, उसमें हम उसको रेसिस्टेन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि किस तरह से रिक्वेस्ट किया जाना है ताकि वहाँ पर डेडलॉक ऑकर ना हो। तो पहला हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में नॉट रिक्वायर्ड फॉर द शेयरेबल रिसोर्स सच एज रीड ओनली फाइल एंड मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स। तो जैसा कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक शेयरेबल रिसोर्स होते हैं और दूसरा होता है नॉन शेयरेबल रिसोर्स। तो शेयरेबल रिसोर्स में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कोई फाइल है जिसके लिए रीड के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐसे रिसोर्स पर अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि इस पे कई सारे जो रीडर्स हैं एक साथ फाइल को रीड कर सकते हैं। और दूसरा रिसोर्स होता है नॉन शेयरेबल रिसोर्स। तो नॉन शेयरेबल रिसोर्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई किया जाता है। तो जैसे कि प्रिंटर हो गए तो प्रिंटर में एक समय में केवल एक ही प्रोसेस जो है वो प्रिंट करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ये डेडलॉक प्रिवेंशन में ये इंश्योर किया जाता है
कि जो डेडलॉक की 4 कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट और नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट, तो इनमें से किसी एक को तोड़ा जाए, किसी एक कंडीशन को प्रिवेंट किया जाए, किसी एक कंडीशन को तोड़ा जाए ताकि डेडलॉक वहां पर ना हो। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो है शेयरेबल रिसोर्स से म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटा दिया जाता है, लेकिन नॉन शेयरेबल रिसोर्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखा जाता है। तो यह जो मेथड है इसमें केवल नॉन शेयरेबल रिसोर्स अगर हमारे पास उपलब्ध है तभी ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिमूव करने का जो है वो यूज में हो पाएगा। लेकिन जैसे कि रिसोर्स जो है नॉन शेयरेबल रिसोर्स है तो वहां पे हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई करना जरूरी होता है। तो ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटाना जो है ये हमेशा फिजिबल होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, ये संभव नहीं होता है। और नेक्स्ट आता है होल्ड एंड वेट। मस्ट गारंटी दैट whenever a process requests a resource it does not hold any other resource। तो दूसरा जो कंडीशन होता है होल्ड एंड वेट, तो होल्ड एंड वेट को यहाँ पर प्रिवेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर मस्ट गारंटी दैट द व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, जब भी कोई प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस समय इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स, तो उस समय वो किसी दूसरे रिसोर्स को होल्ड करके ना रखा हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं तो फिर सिस्टम डेडलॉक में एंटर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर होल्ड एंड वेट जो है वो रिवोक हो जाएगा। रिक्वायर्स प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्स बिफोर इट बिगिन द एग्जीक्यूशन or allow a process to request resource only when a process has none allocated resource। तो इसमें दो तरीके से इस जो सिचुएशन है इसको सॉल्व किया जा सकता है कि जब रिसोर्स जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे उसके पहले ही उसे सारे रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाएं जिसकी उसको आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा ये कि allow a process to request a resource only when a process has none allocated resource to it। तो दूसरा ये है कि जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट तभी कर पाएगा जब उसके पास कोई दूसरा प्रोसेस वो होल्ड करके नहीं रखा रहेगा, है ना। तो इस तरह से होल्ड एंड वेट जो है उसको डिससेटिस्फाइड करके जो है हम डेडलॉक ऑकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है इसमें लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा एंड स्टारवेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर रिसोर्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसको सारे रिसोर्स की जरूरत नहीं होती, उसको कुछ ही रिसोर्स की आवश्यकता होती है उसी समय करेंटली में। और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है उसको दूसरे रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो जिस समय उसे दूसरे रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है वो अगर उसे भी वो एक्वायर कर लेगा तो बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वेट करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और स्टारवेशन ऐसे होगा कि जो भी प्रोसेस है अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस सारे रिसोर्स को एक्वायर करके रख लिया है और उस समय उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है तो दूसरे जो प्रोसेस है वो हो सकता है इनफाइनाइट टाइम के लिए बहुत समय के लिए वेटिंग में चले जाए, क्यों, और उनको वो रिसोर्स मिल ही ना पाए। तो ये जो होल्ड एंड वेट जो है इसमें जो रिसोर्स है उसका लो यूटिलाइजेशन होगा और यहाँ पर स्टारवेशन भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट है हमारा नो प्रियम्पशन। तो जो नो प्रियम्पशन है यहाँ पर हम उसको डिससेटिस्फाइड करेंगे ताकि यहाँ पर प्रियम्पशन पॉसिबल किया जा सके। अब वो कैसे किया जाएगा ये हम यहाँ पर देखते हैं। इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट देन ऑल रिसोर्स करेंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज्ड। तो अगर कोई प्रोसेस कुछ रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट करता है
तो अगर वो सारे जो रिसोर्स की आवश्यकता उसकी है जिसके लिए वह रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर इमीडिएटली उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं कराए जा सकते, तो यहाँ पर ये किया जाएगा कि जितने भी रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट किए गए हैं वो सारा जो रिसोर्स है वो उसको उसी समय रिलीज कर दे, उसी समय वो रिलीज कर दे। और preempted resource are added to the list of resource for which the process is waiting। और जो भी जितने रिसोर्स प्रीएम्प्ट किए गए हैं पिछले रिसोर्स के द्वारा, जिसको और रिसोर्स की ज़रूरत थी लेकिन उसको एलोकेट नहीं किया जा रहा था, तो वो जो रिसोर्सेस हैं उसको जो है रिसोर्स लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जिस लिस्ट में दूसरे प्रोसेस जो है उसके लिए वेट कर रहे हैं। प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट कैन रीगेन इट्स ओल्ड रिसोर्स एज वेल एज द न्यू वन दैट इज रिक्वेस्टिंग। तो जो प्रोसेस है वो तभी रीस्टार्ट हो पाएगा जब वो जो पुराने रिसोर्स उसको ज़रूरत थे वो उसको मिल पाए, और उसको जो नए रिसोर्स की और ज़रूरत थी वो पूरे ही उसको मिल पाएंगे, तभी यहाँ पर ये चीज़ अपन स्टार्ट कर पाएंगे। तो नो प्रीएम्पशन जो है उसको डिससेटिस्फाइड किया जाएगा। इस तरह जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया है, अगर प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और इमीडिएटली उसको जो नए रिसोर्स उसको ज़रूरत है वो एलोकेट नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्स वो होल्ड किया हुआ है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, और वो जो भी रिसोर्स है उसको दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर स्टारवेशन पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक ही समय में वो सारे रिसोर्स मिल ना पाए जिसकी उसको आवश्यकता हो, तो यहाँ पे स्टारवेशन पॉसिबल है। दूसरा हम देखते हैं सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट को कैसे डिससेटिस्फाइड किया जा सकता है? इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप एंड रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं, तो यहाँ पर हर रिसोर्स को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा, और यह यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि एक प्रोसेस जो है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वो रिक्वेस्ट कर पाए। जैसे कि प्रोसेस 1 है, वह पहले अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट जो है रिसोर्स नंबर 1 के लिए करे, उसके बाद वो जो है रिसोर्स नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट करें, उसके बाद वो 3 के लिए करें, वो कभी बैक ना जा पाए। जैसे कि अगर किसी प्रोसेस ने अगर रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है तो वो भविष्य में कभी भी रिक्वेस्ट 1 के लिए रिसोर्स 1 के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर सर्कुलर जो वेट है उसको यहाँ पर इसी तरह से तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह भी हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एक रिसोर्स है उसकी आवश्यकता उसको उस समय पड़ती है और उस कुछ समय बाद हो सकता है जिस रिसोर्स को उसने रिलीज कर दिया है फिर से उस रिसोर्स की आवश्यकता पड़ जाए। तो यह भी इतना अच्छे से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है हमने अभी डेडलॉक प्रिवेंशन देखा। डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने यही देखा कि चारों जो नेसेसरी कंडीशन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमको तोड़ना होता है, और सब में क्या ड्रॉबैक है हमने वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस जो है रिक्वायर्स दैट अ सिस्टम हैज सम एडिशनल प्रियर इंफॉर्मेशन। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में जो होता है सिस्टम के पास कुछ प्रियर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और ये प्रियर इंफॉर्मेशन
क्या होता है वो हम देखते हैं। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस डिक्लेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स ऑफ ईच टाइप दैट इट मे नीडेड। तो यहाँ पर हमको यह हर प्रोसेस जो है हर प्रोसेस के लिए यह डिक्लेयर करना आवश्यक होता है कि उसे मैक्सिमम कितने रिसोर्स की आवश्यकता होती है। जितने भी अलग अलग रिसोर्स हैं तो हर अलग अलग जो रिसोर्स है उसकी मैक्सिमम कितना उसको वहाँ पर आवश्यक होगा। ये हमें जो होता है डेडलॉक अवॉइडेंस में इसकी आवश्यकता होती है। और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट to ensure that there can never be a circular wait condition। तो यहाँ पर डेडलॉक अवॉइडेंस जो एल्गोरिथम होते हैं वह डायनेमिकली ये एग्जामिन करते हैं, डायनेमिकली रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि कभी भी सर्कुलर वेट की कंडीशन ऑकर नहीं होगी। तो ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या होता है वो हम यहां पर देखते हैं। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्स एंड द मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द प्रोसेस। तो यहां पर रिसोर्स एलोकेशन स्टेट ये है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्स जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं और उस रिसोर्स की मैक्सिमम जो है प्रोसेस को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ उस रिसोर्स की आवश्यकता प्रोसेस को पड़ेगी। तो इसी चीज को रिसोर्स एलोकेशन स्टेट कहा जाता है। तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस जो होता है उसमें हमको पहले से ये पता होना ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसे कितने टाइप के रिसोर्स की आवश्यकता है और हर टाइप के रिसोर्स के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस की उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेफ स्टेट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर सेफ स्टेट है मतलब डेडलॉक नहीं होगा और जहाँ पर अनसेफ स्टेट है वहाँ पर डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेफ स्टेट क्या है। When a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leave the system in the safe state। मतलब अगर कोई प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स जो अवेलेबल है उसके लिए रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि क्या इमीडिएटली अगर ये जो रिसोर्स को अगर प्रोसेस को हम एलोकेट कर देते हैं तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहे, यह उसे डिसाइड करना होता है। अ सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस P1, P2, Pn of all the process in the system such that for each Pi the resource that Pi can still request can be satisfied by currently available resource and a resource held by all the Pj where Pj is less than I। तो यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ आपको। यहाँ पर सेफ स्टेट तब होगा अगर हमारे पास इस तरह सीक्वेंस अवेलेबल है P1, P2 और Pn। तो यहाँ पर अगर P2 को जो रिसोर्सेस चाहिए, इफ ये Pi की जगह अपन P2 कर लेते हैं, इफ P2 रिसोर्स नीड are not immediately available then Pi can wait until all Pj have finished। तो यहाँ पर P3 भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये जो प्रोसेस P2 है उसको रिसोर्स की जितनी रिसोर्स की आवश्यकता है अगर उतने रिसोर्स उसके पास नहीं है तो वह वेट करता रहेगा और यहाँ पर यह देखना होगा कि जो उसके पहले के प्रोसेस हैं जैसे कि P1 है तो वह उन प्रोसेस
को जो रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं उसके रिसोर्सेस खत्म होकर P2 को दिए जाए तो P2 अपना टास्क परफॉर्म कर पाए। तो इफ P2 रिसोर्स, इफ प्रोसेस P2 resource need are not immediately available, then Pi can wait until Pj have finished. When Pj is finished, Pi can obtain needed resource, execute return allocated resource and terminate. When Pi terminates, then Pi plus 1 can obtain its needed resource and so on. तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, पहले के जो प्रोसेस हैं Pn जैसे प्रोसेस है, तो उसके पीछे के जो प्रोसेस हैं वो अपना काम ख़त्म करने के बाद अगर अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को दिया जा सके और उसके द्वारा वो अपना काम ख़त्म कर सके। तो इसके एक अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। तो उसमें हमारे पास 3 प्रोसेस हैं P0, P1 एंड P2 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हैं 12 और एक पर्टिकुलर टाइम है जो अभी एक पर्टिकुलर टाइम मान सकते हैं, सपोज टाइम है T0। उस समय जो प्रोसेस P0 है उसको 5 जो है रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं, P1 को 2 रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं और P2 को जो है वो 2 रिसोर्स यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं और इनकी मैक्सिमम नीड जो है वो 10 है। P0 को 10 रिसोर्स चाहिए, P1 को 4 रिसोर्स चाहिए और P2 को टोटल 9 रिसोर्स चाहिए। तो अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में जो है करेंटली जो P0 है उसको कितने रिसोर्स की ज़रूरत है और 5 एलोकेटेड है और 5 उसको और चाहिए, तो टोटल हो गया 10। और P1 को 2 एलोकेट किए गए हैं और उनको टोटल चाहिए 4, तो 2 और इसको चाहिए। और यहाँ जो P2 है उसके पास 2 एलोकेटेड हैं और उसको टोटल चाहिए 9, तो 2 - 9 जो है 7 उसको अभी करेंटली उसको आवश्यकता है। तो टोटल हमारे पास है 12। तो टोटल कितने एलोकेटेड है, 5 जो है P0 को, 2 जो है P1 को और 2 है P2 को, तो टोटल ये हो गया 9। तो 9 - 12 करने से आ जाता है हमारे पास 3। तो अभी हमारे पास केवल 3 रिसोर्स अवेलेबल है। तो हम करेंटली नीडेड में देखेंगे कि अभी किसका जो किसे ये अलोकेट कर सकते हैं जिससे ये अपना काम खत्म कर पाए। तो P0 को टोटल कितने चाहिए, 5। तो हम 3 रिसोर्स से उसका काम नहीं होगा। P1 को कितना चाहिए, 2। तो P1 को अगर हम एलोकेट करते हैं तो P1 का काम खत्म हो जाएगा और वो सारे रिसोर्स जो हैं वो 2 जो और एलोकेटेड किए गए हैं वो उसको रिलीज कर देगा। और P2 को भी हम एलोकेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसको टोटल चाहिए 7। तो हम अब तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला है P1। तो P1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो 3 में से 2 हम P1 को दे देते हैं तो इसके पास टोटल 4 हो जाएंगे। और जैसे ही अपना टास्क खत्म कर लेगा तो उसके पास जो 2 और रिसोर्स पहले से अवेलेबल थे और जो हमने और उसको एलोकेट किए हैं वो सारे वो फ्री कर देगा। तो हमारे पास P1 का टास्क खत्म कर लेने के बाद हमारे पास कितने रिसोर्स बचेंगे, 5 रिसोर्स हमारे पास यहाँ पर बचेंगे, 5 रिसोर्स बचेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यह जो 5 है उसको किसको एलोकेट किया जा सकता है, इसको P0 को एलोकेट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब ये लिखते हैं P0 और जैसे P0 अपना काम खत्म करेगा तो P0 के पास पहले से कितना था, 5 और अभी का 5, तो टोटल कितना, ये जब एग्जीक्यूशन के बाद कितना रिलीज करेगा, 5। तो टोटल अवेलेबल रिसोर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 10 रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब जो है P0 को काम खत्म करने के बाद कुछ नहीं, तो उसके पास जो करेंटली नीडेड है वो हो गया 0 और एलोकेटेड भी हो जाएंगे उसके 0 और इसका भी हो जाएगा 0। और अब बच गया केवल P2। तो P2 को चाहिए थे 7 इंस्टेंस, तो
तो अब जो P2 को हम जो है 7 इंस्टेंस दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आया है P1 P0 P2, तो इसे हम सेफ सीक्वेंस हम कहेंगे। तो P0 ये जो है, तो ये सेफ सीक्वेंस कहलाता है। इफ अ सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट तो कोई डेडलॉक नहीं होगा। इफ अ सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो जाए। अवॉइडेंस एंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर इन द अनसेफ स्टेट। तो अवॉइडेंस में हम यही एंश्योर करते हैं कि सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में एंटर ना करे। तो इसके लिए जो है जो दो एल्गोरिथम है, यूज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम, तो ये जो दोनों हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने देखा है डेडलॉक प्रिवेंशन, हमने देखा आज के लेक्चर में डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है ये हमने देखा है, और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमने देखा है, और सेफ स्टेट किसे कहते हैं ये हमने आज के इस लेक्चर में देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये दोनों जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।